इक्विटीला लेवल काढून आपण ट्रेड घेतो ना, तसं ऑप्शनला लेवल काढायचे. ऑप्शन में जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन में निकालने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर का निकालना है. ओके, फ्यूचर का क्यों निकालना है और ऑप्शन का क्यों नहीं निकालना है, वो चीज में हम जब ऑप्शन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से ऑप्शन रहते हैं वहां पे. हर स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट रहेगा वगैरह, वो सब कुछ चीज रहता है, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना कैलकुलेशन करना. उससे अच्छा वो कैसे करना, वो हम अभी वो इसमें ये कवर करने वाले, वो सब चीज कवर करेंगे हम उसको. ठीक है. तो कल हम कहाँ तक आए थे कि एग्जैक्टली फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर का डेफिनेशन क्या है, किस हिसाब से उसमें काम होता है, उसमें एक्सपायरी कैसे आती है, कितने कॉन्ट्रैक्ट वन टाइम चलते हैं. ठीक है, वो चीज़ हमने देख लिया था. उसके बाद हमने देखा था कि उसका लॉट साइज क्या है, किस हिसाब से उसमें कितना वो लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है वगैरह वगैरह, हर चीज़ देखी थी हमने. सही है. और एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, किस में चलेंगे. अगर फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो एक इंडेक्स फ्यूचर रहता है, स्टॉक फ्यूचर रहता है, और करेंसी का भी रह सकता है, या तो कम्युनिटी मार्केट का भी फ्यूचर रह सकता है. इस हिसाब से ये मोटा मोटी 4 टाइप रहेंगे फ्यूचर के. सपोज दैट समझ में आ रहा है सबको ये? इतना कल का टॉपिक क्लियर है सबको? ओके, तो हम अभी आगे जाएंगे. क्लियर. ओके, तो अभी सवाल ये आता है कि जैसे मैंने बोला कि जितने भी स्टॉक, आज हमें क्या देखना है पहले तो, ठीक है, कि जो सपोज दैट कोई भी एक स्टॉक है, जैसे ये रिलायंस, जैसे हमने आज बात की थी सपोज दैट, तो रिलायंस फ्यूचर का जो रेट है वो है 2111, यहाँ पे जो मैं रेट बोल रहा हूँ यहाँ पे. ओके, इसका जो आज का रेट है क्लोजिंग 2111, दो दो 2111 है. सही है. और अगर स्पॉट की रिलायंस की बात करेंगे तो 2175 समथिंग कुछ तो भी है, तो 10-12 रुपए ज्यादा है. सही है. तो क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्यूचर का रेट रहता है, मतलब ये इंडेक्स फ्यूचर हो सकता है, स्टॉक फ्यूचर हो सकता है, करेंसी, तो कोई भी फ्यूचर का टाइप हो सकता है जिसमें भी हम काम कर रहे हैं सपोज. ठीक है. तो अगर इक्विटी कैश से जो डिराइव्ड है, जिससे ये डिराइव्ड होता है, जैसे हमने कल बात की थी ना, किस पे डिपेंड है, इक्विटी कैश पे अगर फ्यूचर का प्राइस डिपेंड है. सही है. तो जिससे हमने इसको डिराइव्ड किया हुआ है, से एग्जांपल इक्विटी कैश को हमने मतलब रिलायंस का भाव 2100 है, और फ्यूचर का उसका मार्च कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, मई जो भी कॉन्ट्रैक्ट, उसका भाव कुछ ना कुछ ज्यादा है. आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो 2100 से 2111 है, अप्रैल का 2122 है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ओके, और उसके बाद मई का 2125. मतलब क्या है कि इक्विटी का जो रेट है, वो जो डिराइव्ड, जिससे डिराइव्ड हो रहा है फ्यूचर, उसका रेट ज्यादा है. तो इसमें दो पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा ही रेट ज्यादा रहेगा ऐसा नहीं होता है. कभी कभी जो इक्विटी का रेट रहेगा उससे कम भी फ्यूचर का रेट रहता है. तो सिचुएशन क्या रहता है, जब ये सपोज से एग्जांपल जो स्पॉट बोलते हैं, नॉर्मली जो इक्विटी का रेट जो रहता है उसको स्पॉट का रेट बोलते हैं, या तो निफ्टी में अगर इंडेक्स में हम जब बात करते हैं तो इंडेक्स, निफ्टी, स्पॉट और फ्यूचर ऐसा वैल्यू रहती है. स्पॉट मतलब इक्विटी का निफ्टी, जैसे यहाँ पे जैसे ये जो निफ्टी का रेट चलता होगा यहाँ पे, निफ्टी एनएससी इंडेक्स. ओके, तो ये जो 14,910 यहाँ पे रेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉट का रेट. ठीक है. और यहाँ पे निफ्टी का जो रेट दिखेगा वो रहेगा फ्यूचर का रेट. तो इसमें भी डिफरेंस देखो, यहाँ पे 900 मतलब 14,910 का क्लोजिंग है स्पॉट का, और फ्यूचर का अपना मार्च का क्लोजिंग है 974 रुपीज दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 974 रुपीज फ्यूचर का. सही है. निफ्टी फ्यूचर का. तो आपको समझ में आता होगा यहाँ पे कि सपोज से एग्जांपल जैसे ही हम इसकी बात करेंगे तो स्पॉट के कंपैरिजन में जो इक्विटी कैश है उसके कंपैरिजन में फ्यूचर का रेट ज्यादा है. सही बात है. ये समझ में आ रहा है क्या? हेलो. हाँ सर. ओके, हाँ. तो अगर फ्यूचर का रेट ज्यादा रहेगा तो इससे बोलते हैं कि फ्यूचर में प्रीमियम में है, प्रीमियम पे फ्यूचर मिल रहा है. मतलब क्या कि जो स्पॉट का रेट है उससे कुछ ना कुछ आपको ज्यादा देना पड़ता है. से एग्जांपल हम नॉर्मली बात करेंगे कि अगर स्पॉट का भाव कम है, ओके, और फ्यूचर का भाव अगर ज्यादा है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो अब बोलते हैं कि फ्यूचर प्रीमियम पे अवेलेबल है, मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा है. फिर कितना प्रीमियम है, जैसे रिलायंस की बात करेंगे तो इक्विटी कैश का रेट सपोज 2100 है और फ्यूचर का रेट 2111 है, तो 11 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है मार्च कॉन्ट्रैक्ट. वैसे ही अगर सपोज से एग्जांपल हम बात करते हैं कि मई का या तो अप्रैल का, सपोज अप्रैल में कितना रेट चल रहा है 2122 सपोज दैट, तो अगर स्पॉट की कंपैरिजन में यहाँ पे अप्रैल का बात करेंगे
तो 22 रुपए वो प्रीमियम में चल रहा है। वैसे ही मई की बात करेंगे तो सपोज 2125 है, तो ये 25 रुपए प्रीमियम में चला, ऐसा इसको बोलना रहता है। मतलब अगर कभी बोलते हैं तो प्रीमियम में मतलब क्या है कि उसका इक्विटी का जो रेट है उससे इसका रेट ज्यादा है। अगर 10 रुपए प्रीमियम पे है मतलब क्या कि इक्विटी के रेट से 10 रुपए फ्यूचर महंगा चल रहा है। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट का चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब कुछ इसमें आता है। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? और सपोज से एग्जांपल फ्यूचर का रेट सपोज जैसे यहाँ पे अगर 2111 दिख रहा है, वो 2111 ना होते हुए सपोज ये निफ्टी का फ्यूचर का, सॉरी रिलायंस का फ्यूचर का रेट अगर सपोज से एग्जांपल 2090 रहता। ऐसा होता है कभी कभी मार्केट में, वो सिचुएशन कैसे आती है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सपोज दैट जो इक्विटी कैश का रेट है उससे भी अगर रेट कम रहता फ्यूचर का, तो उससे बोलते हैं कि फ्यूचर डिस्काउंट पे अवेलेबल है। मतलब प्रीमियम में है मतलब क्या कि इक्विटी से ज्यादा रेट है तो प्रीमियम पे है, और इक्विटी से जो भी रेट इक्विटी से कम में है उससे नीचे है तो उसको बोलेंगे कि डिस्काउंट में है। समझ में आया ये दोनों पॉइंट? क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अभी किसी को लिखना हाँ है तो क्लियर है लिख लो सर। कि हाँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, अगर स्पॉट का भाव कम, स्पॉट का भाव लेस देन फ्यूचर का भाव। ओके। या तो ऐसा लिखो इसको कि फ्यूचर का भाव अगर ज्यादा है, फ्यूचर का भाव अगर ज्यादा है इक्विटी के भाव से, तो फ्यूचर प्रीमियम में अवेलेबल, ऐसे बोलते हैं। फ्यूचर का भाव ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी का भाव से, तो इससे हम बोलेंगे कि फ्यूचर प्रीमियम में अवेलेबल है। और कितने प्रीमियम में, जितना उसका डिफरेंस रहेगा उतना वो प्रीमियम रहता है। और सेकेंड और एक कंसेप्ट रहता है कि कभी कभी फ्यूचर डिस्काउंट में अवेलेबल रहता है, तो वो कब सिचुएशन आएगी वो मैं, अगर सर माइक म्यूट कर लिया करो, आंसर देने के बाद प्लीज माइक म्यूट कर लो। और फ्यूचर का भाव अगर कम है कंपेयर टू इक्विटी का, या तो उसके अंडरलाइन एसेट, एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो अंडरलाइन एसेट बोलना पड़ेगा हमें, मतलब जनरलाइज हो जाएगा फिर उसमें। ठीक है कि फ्यूचर का भाव अगर कम है कंपेयर टू उसके अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट मतलब जिससे उसको डिराइव्ड किया हुआ है। जैसे इक्विटी, रिलायंस का फ्यूचर रिलायंस इक्विटी से डिराइव्ड है, वैसे निफ्टी का फ्यूचर निफ्टी इंडेक्स से डिराइव्ड है। इस हिसाब से तो जो भी उससे निकाला हुआ है जिसपे वो डिपेंड है, उसके भाव से अगर उसका भाव कम है, फ्यूचर का भाव कम है, तो इसको बोलेंगे कि फ्यूचर डिस्काउंट पे अवेलेबल है, फ्यूचर डिस्काउंट पे है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। और इसको अगर बहुत शॉर्ट में लिखना है तो फ्यूचर का फ्यूचर भाव, फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, तो हम बोलेंगे कि फ्यूचर प्रीमियम पे है। और फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, तो हम बोलेंगे कि फ्यूचर डिस्काउंट पे है। क्लियर है ये चीज? कब डिस्काउंट पे रहता है, कब होता है ये डिस्काउंट में, कब आता है, बहुत अगर सपोज बहुत बड़ा न्यूज है, जैसे अभी पीछे देखो मार्केट में कोविड की वजह से बहुत मार्केट नीचे नीचे गिर रहा था। ठीक है, कंटिन्यूसली 1 महीना 2 महीना मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगले महीने भी मार्केट नीचे ही जा सकता है, ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी। तो उस टाइम पे वो रेट फ्यूचर का जो अगला सीरीज रहता है उसमें इतना शॉर्ट पोजिशन बन जाता है कि स्पॉट के रेट से भी उसको और नीचे नीचे सस्ता मिलने लग जाता है, वो नीचे आपको उसका प्राइस फिसल जाता है। ऐसा सिचुएशन इसमें आता है, तब उसका रेट मोटा मोटी डिस्काउंट में जाता है। अदरवाइज जनरली अगर हम बात करेंगे तो हमेशा फ्यूचर का रेट ये प्रीमियम में ही अवेलेबल है। बहुत रेयर केसेस में कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे कि फ्यूचर का रेट कम रहेगा, मतलब डिस्काउंट में रहेगा। क्लियर है क्या? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसको कोई एग्जांपल लेके मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया आपको, जैसे यहाँ पे इक्विटी का रेट 2100 है और फ्यूचर का रेट 2111 है, मतलब 11 रुपए प्रीमियम पे फ्यूचर चला है मार्च कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा इसको बोलते हैं। वैसे ही अगर सपोज उसका रेट अगर नीचे रहता फ्यूचर का, सपोज 2090 रहता, तो हम क्या बोलते हैं कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट का जो रिलायंस का फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे चल रहा है, कितना, 10 रुपए, क्योंकि वो फ्यूचर से कंपेयर करेंगे उसके फ्यूचर और इक्विटी का।
अभी आपको एक चीज मैं बता दूं कि रिलायंस के इक्विटी में ट्रेडिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। रिलायंस इक्विटी का 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर आप ले सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, आपके डीमेट अकाउंट में भी रख सकते हो पूरा पैसा देके। लेकिन यहाँ पे ये जो निफ्टी है, निफ्टी का जो स्पॉट है, निफ्टी फ्यूचर जिससे डिराइव्ड हो रहा है, उसमें ट्रेडिंग होता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो? हेलो। हाँ, हाँ सर। इसमें ट्रेडिंग होता नहीं है। ओके, तो ट्रेडिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कोई कंपनी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, उसके कोई शेयर होल्डिंग नहीं हो सकता, उसमें कुछ नहीं है। एक वर्चुअल सब 50 कंपनी मिलके एग्जैक्टली भाई मार्केट कहाँ पे है, मार्केट का एक सेंस पता चले हमें। क्योंकि जितने लिस्टेड स्टॉक है, सर माइक म्यूट कर लिया करे प्लीज। ओके, तो जितने भी लिस्टेड स्टॉक है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर है कि नीचे है कि क्या है, वो एक जनरल आइडिया सबको आना चाहिए। तो इसके लिए हमें इंडेक्स बनाना होता है। इंडेक्स कैसे बनाते हैं? जैसे हम बोलेंगे कि निफ्टी में 50 कंपनी क्यों लिया, 55 क्यों नहीं लिया, 40 क्यों नहीं लिया? अगर ये भी कोई किसी को डाउट आता है तो उसके पीछे एक्शन ने डिसाइड किया कि भाई 50 लेना है तो वो 50 ले लिया। उसमें भी क्या होता है, कौन से 50 आएंगे वो पॉइंट भी हम देखेंगे कि उसका कैसे रहता है, कि वो 85 कैसे आते हैं, क्यों नहीं आते, वो दूसरा क्यों आएगा, अगर उसको चेंज करना है तो कैसे हिसाब से चेंज करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, सपोज जैसे मैंने आपको पहली बार बोला था कि निफ्टी में सपोज अगर कोई कंपनी का अगर कोई कंपनी का अगर फ्यूचर में ट्रेड होना है, जैसे आज के डेट में 200 210 स्टॉक में फ्यूचर का ट्रेडिंग होता है, बाकी स्टॉक में फ्यूचर का ट्रेडिंग नहीं हो रहा है सपोज दैट, ठीक है। तो लिस्टेड तो 7,000 7,500 कंपनी, उसमें से सिर्फ 200 कंपनी का ही क्यों फ्यूचर में लिस्ट ट्रेडिंग होता है? इसका रीजन क्या है? तो उसमें क्या कंडीशन है कि जिसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग चल सकती है, वो चीज हमें देखना है। लॉट साइज कल समझ में आ गई सबको? ओके, तो अभी देखते हैं कि यस यस। एग्जैक्टली फ्यूचर के कोई कंपनी है सपोज जिसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग अगर किसी उसको चालू करना होगा, उसमें अगर चालू होता है तो उसके लिए क्या आपको कंडीशन रहेगा, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंपनी कंडीशन क्या रहती है, सपोज दैट कि कोई अगर एक कंपनी है, से एग्जांपल XYZ नाम का कंपनी है, उसका इक्विटी में ट्रेडिंग चल रहा है और उसमें अगर फ्यूचर का ट्रेडिंग चालू करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम उसका एवरेज डेली मार्केट कैप जो बोलते हैं, उसमें क्या मार्केट कैप में आपको बताऊंगा कि उसका कैपिटल कितना है सपोज, ठीक है। तो एवरेज डेली मार्केट के कैप, रोज का जो मार्केट का कंपनी का जो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता है सपोज दैट, जो मार्केट कैप रहता है वो कम से कम पहले 500 कंपनी जो इंडिया में सपोज दैट कोई भी कंपनी है सपोज दैट, तो इंडिया में जितने लिस्टेड स्टॉक है उसमें से जो पहले 500 कंपनी रहेगा उसमें से कोई तो भी एक कंपनी आना चाहिए। वो कंपनी जिसका आपको फ्यूचर चालू करना है, तो कम से कम पहले 500 कंपनी में से वो एक कंपनी होनी चाहिए। जो बड़ी कंपनी बोलते हैं हम, बड़ी मतलब का है, उसका मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप उसका इतना होना चाहिए कि इंडिया के पहले 500 कंपनी में उसका नंबर आना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई इतना बड़ा कंपनी होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, और ये सब कुछ देखने के लिए मार्केट कैप अगर देखना है तो पिछले 6 महीने का हिस्ट्री देखा जाता है कि सपोज रिलायंस में अगर इक्विटी कैश में ट्रेडिंग चल रहा है और इसका अगर फ्यूचर चालू करना था, जब भी चालू करना था सपोज दैट, तो वो कब चालू होगा कि भाई पिछले 6 महीने में ऐसा देखा जाएगा उसका एवरेज डेली मार्केट कैप, भाई मतलब रोज का एवरेज डेली मतलब रोज का मार्केट कैप सपोज दैट, उसके हिसाब से मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रहा है उसका, तो उसके हिसाब से कम उसने पहले 500 कंपनी में उसका मार्केट कैप आना चाहिए, ये पहला कंडीशन रहेगा। ओके, और ये अगर कोई बोलेगा सर वो मार्केट कैप कैसे देखते हैं क्या होता है, तो हर महीने के 16 तारीख को देखते हैं। आज अभी तक तो भी ऐसा है कि भाई वो एवरेज जो भी देखने का प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज या तो सेबी रेगुलेटर वगैरह सबको करते हैं, तो 16 तारीख को करते हैं। ये ज्यादा अपने लिए ज्यादा मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। अभी मेन चीज और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया कि मार्केट कैप मतलब उसका वैल्यूएशन सपोज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें ट्रेडिंग जो होता है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो रहता है ना, वो भी पहले 500 कंपनी में आना चाहिए। सपोज दैट NSE में लिस्टेड सपोज दैट 2,500 स्टॉक है, ठीक है, तो जिसमें उसमें ट्रेडिंग हो रहा है, रोज का इंट्राडे डिलीवरी वगैरह सब कुछ जो भी ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसमें जितना वॉल्यूम बन रहा है ना, वो वॉल्यूम जो है ना वो पहले 500 में आना चाहिए। मतलब इतना वॉल्यूम उसका होना चाहिए, फर्स्ट 500 में उसका लिस्ट हो जाना, मतलब उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए।
ये दो कंडीशन आपको, शायद ये बहुत इजी कंडीशन है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की चीज नहीं है। सबसे मेन चीज हमें ये के अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट, किसी को नोट डाउन करना होगा तो लिख लो, मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट ये क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज में मैं आपको बताऊंगा। मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट जो एक कंपनी का रहता है वो कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। कोई कंपनी का इक्विटी कैश चल रहा है, उसको अगर फ्यूचर चालू करना है तो उसका मार्केट कैप पहले 500 कंपनी में से, मतलब एटलीस्ट वो इतना होना चाहिए कि पहले 500 कंपनी का होना चाहिए इतना, मतलब 500 ऐसा सोचो आप नॉर्मली कि पहले इंडिया के 500 मतलब टॉप कंपनी में उसका लिस्ट आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या कि अगर ऐसा है इतना बड़ा कंपनी है तो उसमें रोज का डिलीवरी जो ट्रेडिंग होता है वो उसका वॉल्यूम जो है वो भी पहले 500 कंपनी में कोई भी एक्सचेंज में जो अगर सब एनएससी में या तो बीएससी में जहाँ पे भी उसका फ्यूचर चालू करना है तो वहां पे उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए। और ये थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट जो है वो कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। अभी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा भाई मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट क्या है, सही है। तो अब हम अभी बात करेंगे कि मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट मतलब क्या। अगर आपको मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट अगर अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले आपको एक चीज और एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में फ्री फ्लोट रहता है। मतलब क्या, इन शॉर्ट देखो ये टेक्निकल वर्ड में हम ज्यादा जाते नहीं है, मैं नॉर्मली आपको एक इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है। इससे एग्जांपल, मार्केट में जितने शेयर्स रहता है उसके कुछ एक होल्डिंग पैटर्न रहता है कि प्रमोटर कितना है, रिटेलर कितना है, सही है। तो सपोज से एग्जांपल, सपोज 100 शेयर्स अगर मार्केट में 100 रुपीज का अगर इक्विटी है तो सपोज 75 रुपीज का अगर प्रमोटर के पास है तो वो फ्री फ्लोट नहीं रहता। वो जो बचा हुआ रिटेल मार्केट में जो शेयर्स घूमते हैं उसका जो वैल्यूएशन है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। से एग्जांपल, कोई कंपनी है 100 रुपए का, 75 रुपए प्रोमोटर के पास से, 25 रुपए मार्केट में से उठाया हुआ है, मतलब रिटेलर है सपोज दैट, तो उसका फ्री फ्लोट हो गया 25 रुपया। सपोज कोई कंपनी है 100 रुपए का, उसमें 60% प्रमोटर का होल्डिंग है और 40% अगर होल्डिंग से एग्जांपल कोई रिटेलर का है, सबका है, सपोज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई रिटेल यूजर हो सकता है, आप में से जैसे हम सब लोग 1 2 4 10 50 100 100 क्वांटिटी लेते हैं, सबको मिला के 40% है, तो 40% वो कंपनी का फ्री फ्लोट हो सकता है। ओके, फ्री फ्लोट बोलते हैं। सर मतलब प्रमोटर म्हणजे कोण असतंय? प्रमोटर मतलब कंपनी जिसने चालू किया है सर, वो जो सपोज एग्जांपल मैंने सिटी एकेडमी चालू किया हुआ है, ठीक है, तो आशीष सर और मैं सपोज पार्टनर हूँ, सपोज तो हम दो लोग प्रमोटर रहेंगे ये कंपनी के, सही है। तो हम उसमें क्या करेंगे, सपोज दैट कि भाई 70% शेयर्स हमारे पास रखेंगे, ठीक है। और अगर इसको अगर हमें बढ़ा करना है और कुछ फंडिंग चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम क्या करते हैं भाई, ये कंपनी में से हम क्या करते हैं, चलो ठीक है कि भाई 30% का हम क्या करते हैं, शेयर्स बेच देते हैं। ओके, तो अभी ये जो 30% शेयर्स बेच रहे हैं, ये 30% होगा फ्री फ्लोट। मतलब ये क्या होता है कि आप सपोज 30% में से 5% आपने लिया और 10 लोगों ने ऐसा कम कम करते बेच लिया सपोज दैट, तो ये 10 लोग किसी को और बेच सकते हैं, आगे किसी को कहीं भी फ्लोट होता है, कहीं भी जा सकते हैं शेयर, सही है। जो मार्केट में शेयर्स घूमते जो वैल्यू के उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। और प्रमोटर के पास जो रहता है उसको, प्रमोटर मतलब कोई कंपनी जो है जिसने चालू किया है, जो उसमें ऑपरेट कर रहा है, सब कुछ उसको मैनेज कर रहा है, उसके पास वो है सपोज दैट, इस हिसाब से। मतलब इनिशियली उसने जब चालू करते हैं सपोज दैट, तो वो प्रमोटर रहते हैं, उसके पास उसका होल्डिंग रहता है, मतलब वो कोई कंपनी का, इन शॉर्ट पहले तो वो मालिक रहता है, उसके बाद उसने क्या क्या उसको जब फंड की जरूरत पड़ती है, जैसे हम आईपीओ वगैरह देखते हैं, सपोज अभी आता है मार्केट में, तो पहले से कंपनी चलाते, सही है, और उसके बाद फिर उसका आईपीओ होता है। मतलब क्या है कि सपोज से एग्जाम्पल उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी बना ली, अभी चल रहा था, उसका वैल्यूएशन है उतना, लेकिन उनको और 200 करोड़ चाहिए मार्केट में से उठाना और कुछ बड़ा उनको एक्सपेंशन करना है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें से जितना ये कंपनी का प्रोजेक्शन दिखाते हैं आपको कि भाई इतना इतना है, ओके, तो 200 करोड़ हमें मार्केट में से उठाना है, उसका आईपीओ लॉन्च कर देते हैं सपोज दैट। तो उसके लिए जो करता है वो सब लोग प्रमोटर रहते हैं, मतलब उसका भी हिस्सेदारी रहता है, बाकी और कुछ नहीं। इन शॉर्ट अगर एक इजी वर्ड में बोलेंगे तो जो इनिशियली मार्केट में चलाता, जो कंपनी को चलाता है, उसको प्रमोटर बोल दे सकते हैं। ओके, तो ये मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट क्या होता है ये मैं आपको बता रहा था। इसके लिए मैंने पहला कि फिर पहले तो फ्री फ्लोट आपको समझ में है। फ्री फ्लोट मतलब क्या,
प्रमोटर को जो शेयर्स है वो छोड़ के जो बचे हुए शेयर्स मार्केट में रिटेल यूजर के पास रहते हैं, रिटेल में मतलब एफआई भी हो सकता है, डीआई भी हो सकता है, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, सब लोग ये सब इसमें आएंगे, सही है। तो उनके पास जो शेयर्स रहते हैं उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। और ये जो फ्री फ्लोट है सपोज दैट, तो मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट, ओके, हमने क्या बोला कि कम से कम वो उसका कितना कैपेसिटी होना चाहिए, 500 करोड़ का होना चाहिए, मतलब मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट एक कंपनी का 500 करोड़ होना चाहिए। लेकिन ये मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट काउंट कैसे होता है, तो जो भी फ्री फ्लोट रहेगा, से एग्जांपल मैंने बताया 100 रुपए है, 75 रुपए प्रोमोटर के पास है, 75 रुपीज सपोज फ्री फ्लोट है, ओके। तो जो फ्री फ्लोट है उसका 20% मतलब मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको बहुत यूज करना है हमें। मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट जो हम मार्केट में बैन आता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचर में इसका बैन है, ये कंपनी बैन में चला गया, वो कैसे रूल हो देते हैं, वो सब कुछ ये एम मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट पे डिसाइड होता है। मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट, आगे इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मार्केट मतलब एम, ओके, वाइड मतलब MWPL, ऐसा बोलेंगे तो भी मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट, इसको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा नॉर्मल, ठीक है। तो मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट क्या रहता है, मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट और कोई चीज नहीं है, जो फ्री फ्लोट, जो मार्केट में जो शेयर्स घुमा रहे, प्रमोटर के शेयर्स छोड़ के जो बचे हुए शेयर्स है जो मार्केट में, शायद वो डीआई के पास रहेंगे, एफआई के पास रहेंगे, या तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास रहेंगे, या तो म्यूचुअल फंड वाले के पास, किसी के पास भी हो सकता है। वो जो भी वैल्यूएशन एक कंपनी का, वो जो सपोज दैट से एग्जाम्पल 25 रुपए का वैल्यू है, तो 25 रुपए का 20%, ओके, 25 रुपए का 20%, ये जो रहेगा इसको बोलेंगे MWPL, मतलब मार्केट वाइड पोजिशनल लिमिट। तो ये कितना होना चाहिए, कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो 2500 करोड़ के शेयर्स मार्केट में कम से कम होने चाहिए, तो हम बात कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसका फ्यूचर लॉन्च कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्च नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया, मतलब सब 2500 करोड़, मतलब कोई भी कंपनी 75 अगर उसका होल्डिंग किसी के पास है, तो कम से कम सपोज दैट प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, तो उसका 10,000 करोड़ का कंपनी रहेगा, तो 7,500 उसके पास है, 2500 करोड़ मार्केट में है, उसका 500 करोड़ रुपया उसके पास MWPL आएगा, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट आएगा, तो ही वो पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर लॉन्च होता है, अदरवाइज फ्यूचर लॉन्च होता नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, आपको अगर सपोज बहुत लोगों को एक तकलीफ होती है ना, सर वो अच्छा कंपनी कैसे निकालना है, वो कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं सर, जो कंपनी फ्यूचर में आई ना वो अच्छी ही रहती है, उसको ना 50 कंडीशन को सेटिस्फाइड करके वहां पे आना पड़ता है। उसका उतना वॉल्यूम रहेगा, जैसे हमने बताया कि उसका एवरेज डेली वॉल्यूम मतलब पहले 500 कंपनी में आना चाहिए, उसका मार्केट कैप पहले 500 कंपनी में आना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट उसका कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, ओके, मतलब पब्लिक के पास उसके शेयर्स एटलीस्ट 2500 करोड़ के रहेंगे, एटलीस्ट, हाँ, ये ज्यादा हो सकता है ना, ये मिनिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं, सही है। तो मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट शायद सबको समझ में आ गया होगा, आया है क्या? ओके, थैंक यू सर। ओके, ये मार्केट वाइज यस सर। पोजिशनल लिमिट लिखना है तो लिखो, अगर लिखना है तो मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखना है क्या? नहीं अगर सर, मतलब नहीं समझ ना, आया। ठीक है, नहीं। ओके, सर चलिए। रिकॉर्डिंग चालू होगी ना? हाँ सर, वो चालू है, कल अगर किसी को नोट डाउन करना होगा तो वहां पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी हाँ। मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, क्यों है इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कल सचिन सर शायद पूछ रहे थे कि सर सब लोग फ्यूचर में ही बाय कर लेंगे और इक्विटी कैश में बाइंग ही नहीं आएगा सपोज दैट, तो फिर फ्यूचर का रेट तो ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है, उसमें बाइंग का डिमांड बढ़ रहा है और इक्विटी कैश में बाइंग नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर तो ऊपर ऊपर जाते रहेगा, लेकिन इक्विटी इक्विटी तो उस पर डिपेंड नहीं, तो इक्विटी पीछे रह जाएगा, तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा उसका, ऐसा हो सकता है, सही है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए MWPL आया है, ओके, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट। मतलब क्या है कि मार्केट वाइड पोजीशनल लिमिट का मतलब ही ये है कि इतना ही पोजीशनल लिमिट है, खुले सौदे जो है मार्केट में, जो फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो कितने कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो ये जो भी वैल्यूएशन रहेगा एक कंपनी का, 500 करोड़, 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी MWPL आएगा उस कंपनी का, उतने ही अमाउंट के फ्यूचर में आपके सौदे बन सकते हैं, उससे ज्यादा सौदा नहीं बनेगा। मतलब से एग्जांपल, कोई XYZ कंपनी है, उसका अगर 5,000 करोड़ का MWPL है, तो उसका जो फ्यूचर में जो ट्रेड बनेगा, फ्यूचर में जो वैल्यू बनेगा, तो 5,000 करोड़ का ही बनेगा, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो उसको क्या करेंगे,
बैन में डाल देंगे। अभी ये कैसे आता है कि ये सब कुछ आगे समझ में आएगा। तो अभी शायद कल का जो क्वेश्चन था सर, म्यूट करना प्लीज, म्यूट करो। हेलो। कल का जो क्वेश्चन था, हाँ सर एक मिनट, कल का जो क्वेश्चन था कि सर वो क्यों नहीं होता, मतलब सपोज फ्यूचर में ही सब लोग बाय करेंगे, ओके, तो भाग जा, नहीं भाग गया, क्यों नहीं भाग गया, इसका रीजन यही है कि अगर जैसे ही वो MWPL के सर अबव का वैल्यू का सपोज यार उसमें अगर सौदा खुले सौदे बनने चालू हो गए तो क्या बर हो जाएगा, वो बैंड में चला जाएगा, या मतलब काय वन प्रॉब्लेम नाही. साइड नहीं आपण भागेंगे। मोकळेपणानं हा विषय सॉर्ट आउट करू. मग काय आता व्हायचं ते एकदा होऊन जाऊ दे. सर स्वच्छ होऊ दे. म्यूट करत सर सांगा सर. म्यूट कर लो सर, आप किती वेळ देणार आहे? हेलो, कौन है ये, आशीष सर इनको म्यूट कर दो। बर बर ओके बर चालेल 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 काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, हाँ, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि सपोज से एग्जांपल हम जो मार्केट में बात कर रहे थे MWPL, मतलब जो ये जो वर्चुअल हम सोच रहे थे, सही बात थी वो कि सर सिर्फ फ्यूचर को बाय करेंगे तो फ्यूचर तो कहीं और दूसरा चलेगा और इक्विटी कहीं दूसरी तरफ रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए MWPL है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये मैं बैंड पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन अभी MWPL कैसे निकलता है, कोई कंपनी का क्या रहता है, वो समझ में आ गया होगा शायद सबको। तो कोई कंपनी को अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करवाना है तो कंडीशन क्या है कि पहले 500 कंपनी में उसका मार्केट कैप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम पिछले 6 महीने में उसका एवरेज डेली वॉल्यूम जो रहेगा वो पहले 500 कंपनी में आना चाहिए, मतलब रोज का इतना वैल्यू का उसका ट्रेड होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि उसका MWPL जो है वो 500 करोड़ होना चाहिए। ये आज के डेट का कंडीशन है। कल जाके सपोज पैसे का वैल्यू कम होता है, जैसे सपोज जैसे 10 साल 5 साल 15 साल के बाद 500 करोड़ कोई चीज नहीं रहेगी, तो उस टाइम क्या होगा कि और उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो बढ़ता रहता है, लेकिन अभी के डेट में ये है, इस हिसाब से। ओके, ये दोनों क्लियर होगा। MWPL को अगर आपको समझना है, MWPL मतलब क्या कि उतने ही वैल्यू के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको फ्यूचर में खुले सौदे ओपन रहेंगे। ओके, मतलब वो जो आपका जो ट्रेड रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो MWPL जो कंपनी का रहेगा, सपोज 1000 करोड़ 500 करोड़ जो भी रहेगा, या तो 800 करोड़ या तो 2000 करोड़, तो उतने ही क्वांटिटी के उतने ही वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। मतलब देखो अभी इक्विटी अगर कोई कंपनी एक 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 कोई कंपनी सपोज दैट अगर वो 100 रुपए का है तो उसका MWPL कितना आएगा, 5 रुपए आएगा। समझ में आया क्या आपको? अगर प्रमोटर का होल्डिंग 75% है तो 25 रुपया उसका, 25% उसका फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, और उसका 20%, तो 25 रुपए का 20% कितना हो गया? समझ में आ रहा है? तो 5 रुपए का ही उसका फ्यूचर, मतलब ये मैंने बहुत छोटे लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए इजीली समझ में आ जाए। तो अभी जो कंपनी इक्विटी कैश में ही ज्यादा ट्रेडिंग होगा ना, फिर मतलब वैल्यूएशन तो वो उसी में ज्यादा रहेगा ना, तो इसलिए वो तकलीफ कभी नहीं होती है, इसलिए हमेशा फ्यूचर इक्विटी पे ही डिपेंड रहते हैं। क्लियर है सबको? अभी अभी इसमें अगर वो होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है तो कुछ चीज चेंज होगी, तो लेकिन तो भी तकलीफ नहीं है, तो भी हमेशा MWPL ये उससे कम ही रहेगा, मार्केट का जो इक्विटी कैश का वैल्यूएशन रहेगा उससे बहुत कम रहेगा वो। ओके, हेलो, तेच सर. ओके, तो अभी वो सर पण शायद कल का जो थँक्यू सर. MWPL कुठे बघायला भेटेल पण? सर कोई भी कंपनी का अगर ये बात करेंगे तो अपना एक्सचेंज का जो साइड रहता है ना, एक्सचेंज के साइड पे जैसे NSE, सब NSE के साइड में हर कंपनी का पूरा डिटेल रहता है वहां पे कि उसमें उसका करंटली MWPL कितना है, या तो जब लाइव मार्केट चलता है, कोई फ्यूचर चलता है, सपोज ये रिलायंस का फ्यूचर है, सपोज वो बैन में जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी चेक करते आता है, तो उसके लिए उसमें उसका MWPL कितना है रिलायंस का आज के डेट में। ओके, मतलब सपोज कल लाइव मार्केट में भी आप ये देख सकते हो कि ये भाई इसका MWPL इतना 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 है, और इतने खुले सौदे बने हैं, वो भी लाइव मार्केट में वहां पे अपडेट होते रहते हैं, मतलब ये कब बैन में जाएगा वो चीज भी एडवांस में पता चलता है, वो सब कुछ एक्शन के साइड पे है। ओके, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे कि कोई कंपनी बैन में कब जाती है। फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो कोई भी एक कंपनी सपोज दैट अगर उसमें बैन आएगा तो बैन में कब आ जाएगी, जैसे अभी आपको ये पता है ना 90 MWPL क्या है कैसे, वो सब कुछ समझ में आ गया अभी आपको। तो अगर कोई कंपनी में सपोज दैट
उसमें ट्रेड हो, से एग्जांपल उसका MWPL 100 रुपए है और उतनी ही वैल्यू के अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बन गए तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, इसलिए वो बैन में जाता है। तो अभी वो 100 रुपए तक नहीं वेट करते, तो एक्सचेंज ने सेबी में रूल क्या डिसाइड किया कि 95% MWPL के, अगर MWPL का 95%, ओके, मतलब 100 रुपया अगर MWPL है तो 95 रुपीज, उसका अगर इतने वैल्यू का अगर फ्यूचर में खुला सौदा बन गया, बाय का हो सकता है तो शॉर्ट सेल का हो सकता है, अगर ये बन गया ओके, तो वो पर्टिकुलर कंपनी बैन में चला जाएगा। और ये जब काउंट होता है तो ये सिर्फ फ्यूचर का काउंट नहीं होता है, फ्यूचर प्लस ऑप्शन, मतलब ये जब फ्यूचर चालू है तो फ्यूचर, रिलायंस फ्यूचर है तो रिलायंस में ऑप्शन भी है, तो रिलायंस फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का इकट्ठा कैलकुलेशन किया जाता है, और वो MWPL के 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो ज्यादा हो गया तो रिलायंस ब्रांड में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आणि जे पहिले सौदे झाले ते कंटिन्यू राहतील बुवा. वो आगे मैं बताऊंगा, अभी तक ये बैन में कब जाएगा ये क्लियर है? ओके ओके. ओके, अभी की बात क्या है कि सपोज किसी को लगा सर ये बैन में चला गया 95%, ये एग्जैक्टली होता क्या, जैसे 10 बजे मार्केट 95% के ऊपर चला गया सपोज दैट, मतलब 100 रुपए का MWPL था, मतलब मैं 100 करोड़ पकड़ लो, चलो अंडरस्टैंड के लिए, ये तो 500 करोड़ से ज्यादा ही रहेगा एक्चुअली MWPL, तो ये फ्यूचर में आएगा। तो हम बात करते हैं कि 1000 करोड़ का MWPL था, ठीक है, तो उससे एग्जाम्पल 995 करोड़ का सपोज दैट उसका फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में उसका इतना ट्रेड ओपन हो गया, तो फिर क्या करेंगे, उसमें बैन लाएंगे। लेकिन ये कैसे लाएंगे, 10 बजे लाएंगे, 12 बजे लाएंगे, कैसे होता है? तो ये सब कुछ जो कैलकुलेशन करते हैं सेबी, ये सब कुछ क्लोजिंग बेसिस पे करती है। ओके, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा, शायद आप न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे तो वहां पे आपको समझ में आता होगा, कैसे बोलते हैं कि 103% पोजीशन बना है, 103% पोजीशन बना है इसलिए वो बैन में गया, या तो 97% पोजीशन बना इसलिए बैन में गया, या तो 120% पोजीशन बन गया बैन में गया, लेकिन बैन में तो 95% के ऊपर गया तो बैन में जाना चाहिए तुरंत। आप अगर देखेंगे, कोई अगर बिजनेस चैनल देखता होगा तो आपको ये समझ में आता होगा कि सपोज XYZ कंपनी है, ये कंपनी बैन में चली गई, क्यों कि इसमें इतने सौदे बन गए 102%, किसके, MWPL के। एक्चुअली रूल क्या है कि MWPL से ज्यादा सौदे नहीं बनना चाहिए, प्रैक्टिकल रूल ये है, ठीक है, लेकिन ये चेक कब होता है, क्लोजिंग बेसिस पे। सो एग्जांपल, आज मार्केट जब क्लोज हुआ है तो कोई कंपनी है उसमें 90% सौदे ऑलरेडी बन गए, तो 95% के ऊपर गया नहीं इसलिए वो बैन में नहीं, कल तो कल वापिस लोगों ने और उसमें नया सौदे बनाए और इतना हो गया कि और जो मार्जिन था सपोज उससे ज्यादा चले गए, 102, 103, 120 जितना भी है उतना सौदे बन गया, तो एक दिन, तो शाम को क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई अरे इसको तो 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, और 96 हो गया, या तो 100 हो गया, या तो 102, 120 जितने भी परसेंट है ये ज्यादा हो गए, MWPL से ज्यादा हो गया, मतलब 500 करोड़ का MWPL था सपोज दैट, ठीक है, तो उससे 520 करोड़ का सौदा हो गया सपोज दैट, तो क्या करेंगे, अगले दिन उसको बैन में डाल देंगे। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 95% के परसेंट MWPL, मतलब ऐसे लाइव मार्केट में उसको रोकते नहीं कभी भी। तो बैन, कोई कंपनी में बैन ऑलवेज कब आएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद ही आता है, शाम को सपोज का आप बात करेंगे 3:30, पौने 4, 4 बजे वो अपडेट होती है लिस्ट सेबी की तरफ से कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसमें इतने इतने सौदे बन गए फ्यूचर में, तो ये जो 200 स्टॉक है अपने फ्यूचर के उसमें से ये 10 स्टॉक आपके बैन में है कल के लिए, ऐसा वो आता है, ठीक है। अभी बात हॅलो ये सर आती है बहुत सर लोगों आणखीन को, एक डाऊट होता. हाँ समजा एखादे स्टॉक एक दिवस 2 दिवस बॅन मध्ये आले पण ते चौथ्या हाँ पाचव्या दिवशी येऊ शकतात का आपल्या वापरात? हाँ, वही वही मैं अभी बोल रहा था, हाँ इससे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सर अभी आज डिक्लेयर होगा, आज रात को शाम को डिक्लेयर होगा कि भाई ये 10 कंपनी कल के लिए बैन में है, या तो हम्म, एक कंपनी है सपोज रिलायंस की बात करें, रिलायंस का डिस्कशन करा है, तो आज आपको आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि रिलायंस बैन में सपोज है, तो फिर कल क्या होगा, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि जो इससे पहले आपने पोजीशन लिया हुआ है उसको निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, इसको तो निकाल सकते हो। और ये जब भी MWPL काउंट होता है ना, वो इंट्राडे का कितना लोगों ने बाय किया, कितने फ्यूचर में ट्रेड लिया और कितने बेचे, ये काउंट नहीं होता। MWPL काउंट करने के लिए जो पोजीशन ओपन रहती है वो सब डिलीवरी बेसिस पे जो पोजीशन खड़ी करती है उसका वैल्यू काउंट किया जाता है, जो सेटल वैल्यू है वो नहीं, ओपन सौदे। अगर आज मार्केट में इतने वैल्यू के MWPL के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के अगर सपोज दैट
पोजीशन ओपन कैरी किए हैं, पोजिशनल रखे हैं लोगों ने, तो वो बैन में जाएगा। इंट्राडे में कितना भी वॉल्यूम, इंट्रा में अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 1.5 मतलब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रोज का टर्नओवर है सपोज दैट, ठीक है, तो वो तो उसका MWPL ही बहुत ज्यादा है, उसका अलग बात है। लेकिन तो भी हम बात करेंगे तो इंट्राडे का वैल्यू उसको काउंट नहीं होता है, ठीक है। इंट्राडे में कितने भी वैल्यूएशन का ट्रेड ले लो, कितना भी बेच लो, कितना भी खरीद लो, चलेगा, उसमें तकलीफ नहीं। लेकिन अगर वो पोजीशन कैरी हो जाता है तो वो बैन में जाता है, मतलब पोजिशनल काउंट होता है, ठीक है। अभी दूसरा क्या है कि सपोज आज कोई पोजीशन कैरी कर लिया, सपोज आपने रिलायंस के 4 लॉट कैरी कर लिए और आज रात को अभी आपको मार्केट क्लोज होने के बाद पता चला कि रिलायंस बैन में है, तो आपको डर क्या लगे, अरे ये तो फिर बैन में है और मेरा पोजीशन चालू है, मतलब खड़ा है, तो फिर ये तो मैं बेच ही नहीं सकता। बैन फ्यूचर में बैन मतलब उसमें रेट बंद नहीं होता है, उसमें ट्रेडिंग चालू रहता है। सिर्फ क्या होता है कि इसमें पोजिशनल ट्रेड आप नहीं बना सकते, नया डिलीवरी का ट्रेड नहीं बनेगा उसमें, ना बाय का बनेगा ना शॉर्ट सेल का बनेगा, कोई भी नया डिलीवरी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगा। इंट्राडे का उसमें ट्रेडिंग चालू रहता है। अगर कोई 10 स्टॉक का कंपनी का लिस्ट आपको समझ में आया कि आज ये कंपनी बैन में है कल के लिए, तो उसमें इंट्राडे ट्रेड तो चलते ही चलते हैं, उसमें कोई अटक नहीं है। और इससे पहले जितने भी आपने ट्रेड लेके रखे हैं सपोज दैट, उसको अगर आप उसमें से आपको निकलना है वो भी निकलते हैं, मतलब इसीलिए तो उन्होंने बैन किया है ना कि भाई पोजिशनल लिमिट से MWPL से ज्यादा सौदे हो चुके हैं, जो कम होने चाहिए वो सेटल होने चाहिए, इसलिए जो लेके रखा है उसको तो बेचना अलाउ है, उसमें तकलीफ नहीं है, वो सेटल हो जाएंगे, सही है। बात किसकी है, नए पोजीशन नहीं बनने देना है। तो मार्केट मतलब सपोज इक्विटी कैश में अगर कोई कंपनी का ट्रेडिंग, मतलब कोई कंपनी बैन में गया मतलब क्या होता है, उसका ट्रेडिंग बंद हो जाता है। इक्विटी में कोई कंपनी बैन में गया तो मतलब और बुरी बात है, फ्यूचर में कोई कंपनी बैन में गया मतलब वो बुरी बात नहीं है, उसमें तो इतने लोग इंटरेस्टेड, इसलिए तो इतना वॉल्यूम हुआ ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, तो फ्यूचर में कोई कंपनी देखो, कभी कभी ऐसा होता है नए नए जब हम मार्केट में आते हैं और या तो हमें ज्यादा उसके बारे में फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहता, हमें लगता है अरे ये कंपनी बैन में, ऐसा लगता है अरे बाप बैन में मतलब कुछ गलत हो गया है, कुछ प्रमोटर ने कुछ गलत काम किया होगा, या तो कुछ इसमें तकलीफ है, कुछ गलत चीज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बैन मतलब क्या कि भाई इसमें नए पोजिशनल सौदे नहीं बनाने हैं, मतलब ऐसा लगता था नहीं तो सिर्फ फ्यूचर में ही लोग ट्रेड करेंगे, इक्विटी कैश को ट्रेड ही छोड़ देंगे, तो वो चीज नहीं होती है वहां पे। इसके लिए ये बना के रखा है कि भाई इतना एक तय सीमा तक ही आप उसमें पोजीशन बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। और वो सीमा कैसे काउंट होती है, तो जो फ्री प्लॉट है, फ्री प्लॉट कैसे निकालेंगे आप, फ्री प्लॉट मतलब क्या कि प्रमोटर का होल्डिंग छोड़ के जो वैल्यू है उसको फ्री प्लॉट बोलते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर के पास जो शेयर है सब उसका जो वैल्यूएशन है वो फ्री प्लॉट, और उसका 20% आपका MWPL, और MWPL से ज्यादा वैल्यू के पोजीशन आप एक टाइम में खुले नहीं, एक टाइम मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मार्केट मिलके एक कोई कंपनी का MWPL से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन नहीं रख सकते, उसके वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? यस। ठीक है। और अभी ये समझ में आ गया, तो अभी ये बैन पता चलेगा आपको मार्केट क्लोज होने के बाद, क्योंकि ये जो भी काउंट होता है, ये जो भी पता करते हैं, ओके, उस पे जो बैन लगता है, सपोज कोई कंपनी का 500 करोड़ का ही सपोज दैट MWPL है, तो उसमें अगर 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हो गया है, उस उतना वैल्यू ओपन हो गया है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए, तो उसमें बैन लग जाएंगे, ऐसा है उसका मीनिंग, ठीक है। और उसके बाद बैन हुआ मतलब उसमें कल ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, उसका रेट फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएगा, ऐसा ही नहीं है, उसमें तो रेट फ्लक्चुएट होगा, उसमें इंट्राडे तो नॉर्मल ट्रेडिंग जैसे रोज चलता था वैसा सब कुछ चलेगा। फ्यूचर में आप बाय भी कर सकते हो, फ्यूचर में आप लॉट शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, इंट्राडे के लिए कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ क्या है कि आप पोजिशनल ट्रेड नहीं रख सकते, नया पोजीशन नहीं बना सकते, जो बनी है उसको रख सकते, कब तक, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। अगर किसी ने सपोज ऐसा बोला कि 102% का पोजीशन बन गया है MWPL के हिसाब से, तो अगर कोई भी एक बंदा उसने बेचना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो तो मैक्सिमम जो आपने जो तय डेट डिसाइड किया है 25 मार्च, वहां तक अगर मैंने कोई पोजीशन बनाया तो मुझे कोई आके और बोलेगा नहीं कि भाई इसका बैन में चला गया तो आप बेचो, नहीं, वो आपकी मर्जी है, नहीं बेचना है 25 मार्च को ही सेटल होगा प्राइस, ओके। लेकिन नए लोगों को नहीं बनाने देंगे उसमें, इसका वो मीनिंग है। समझ में आ गया अभी यहाँ पे MWPL, ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके। अभी बात आती है MWPL के बाद कि बैन में अगर कोई शेयर्स गया तो वो तो अच्छी चीज है,
सपोज कोई कंपनी अगर ऊपर ऊपर जा रही है और वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, तो हमें लगता है कि अरे वो बैन में गया, तो फिर उसके हिसाब से क्या होता है, कभी कभी आप देखें बैन से फायदा वगैरह ऐसा, जो अगर सपोज आप बिजनेस चैनल पे भी बोलते हैं ना, तो वो नए नए लोग निकाल के लाते क्या कि भाई ये कंपनी बैन में गई है, इससे पैसा मुनाफा कमाओ। क्या कुछ नहीं होता है। से एग्जाम्पल, लोगों ने अगर ज्यादा पोजीशन बाय की बनाई है, ओके, और उसके हिसाब से वो बैन में गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कौन से कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं, बाय के कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं, और जैसे ही वो बाय में जाएगा मतलब नया बाइंग तो नहीं आएगा मार्केट में, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते, और नया सेलिंग भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, जिन्होंने पोजीशन बना के रखा है वो पोजीशन कैंसिल करेंगे ना, मतलब वो बेचेंगे ना, प्रॉफिट चल रहा है वो सब कुछ। तो क्या होता है कि अगर कोई सपोज आज कोई स्टॉक बैन में गया है और उसमें अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो 2 दिन 4 दिन से अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही आया हुआ है और आज बैन में गया, तो बैन में जाने के बाद एक चीज समझे, देखो ये थंब रूल नहीं है, लेकिन 90 मतलब 100 में से 99 टाइम ये होगा, कभी 1-2 बार नहीं होगा, तो उसका हम मतलब ऐसा नहीं हो सकता, थंब रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि सपोज दैट मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर ऊपर, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर आ रहा है 2 दिन से, ऐसे सोचो, ठीक है, और आज बैन में चला गया, मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा है, या तो जिस दिन मार्केट बैन में गया अगर उस दिन मार्केट ऊपर आया है, मतलब लोगों ने बाय किया है, और मार्केट में बैन आया, ओके, मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो बाइंग के ज्यादा है, इसलिए तो मार्केट का प्राइस ऊपर गया ना। ओके, अभी बैन होने के बाद क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। इसको ऐसा अंडरस्टैंड करना होता है। अगर कोई स्टॉक बैन में गया, ओके, उसका हम बेनिफिट क्या उठा सकते हैं कि उसका अगले दिन का डायरेक्शन क्या है, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की वजह से बैन में गया है, मतलब लोगों ने बाइंग उसमें खड़ा किया हुआ है, बैन में जाने के बाद लोग क्या करेंगे, तो जिन्होंने जितने इतने वैल्यू का पोजीशन अगर बना है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, और नया पोजीशन तो अलाउ नहीं है कल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब मार्केट नीचे नीचे गिरेगा। समझ में आया है? हेलो। वैसे ही सपोज दैट अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में सब 2-3 दिन से नीचे नीचे था और आज बैन में गया, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है इससे कि भाई लोगों ने शॉर्ट सेल का पोजीशन बहुत बनाया है यहाँ पे मार्केट में, और शॉर्ट सेल में जो पोजीशन बना हुआ है और बैन में आज मार्केट गया, मतलब कल से मार्केट फिर 1 दिन 2 दिन के लिए ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ थंब रूल नहीं है, पहले ही मैं बोलता हूँ, नहीं तो ऐसा होता है बैन में गया सर अभी कल मुझे उसमें बाय ही करना, नहीं, अपना ट्रेड फंड यूज करना, लेकिन आपको उसमें वन साइड मूवमेंट मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं उसमें उसके लिए, ठीक है। अभी बात आती है कि कोई कंपनी सपोजर बैन में गई है, तो उसमें से बैन कब हटता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बैन से बाहर भी आती है सीरीज के अंदर ही, सपोज 10 तारीख को बैन में गया था, 15 तारीख को वापस बैन से उसमें उस पे से बैन निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है, किससे, जैसे बैन में कब जाता है, 95% के ऊपर MWPL से ज्यादा, अगर 95% ऑफ MWPL उससे ज्यादा अगर ओपन कॉन्ट्रैक्ट अगर मार्केट में बन जाते हैं, बाय या शॉर्ट सेल दोनों मिला के सपोज बन जाते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें अंडरस्टैंड क्या करना है कि वो बैन में जाता है, तो वो निकलेगा कब। अभी कोई बोलेगा सर 95% से जैसे ही नीचे आ जाएगा तो निकल जाएगा, जनरल हम नॉर्मल ये करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सब 95% से 1% नीचे आया, सब 94 आ गया, हमने बैन से निकाला, कल वापस उतना पोजीशन बन जाएगा, तो वापस अगले दिन बैन में, फिर रोज बैन अनबैन ऐसा चले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक कुशन चाहिए मार्केट में, तो सेबी ने क्या डिसाइड किया, फिर 95% बैन करने का कंडीशन हमने रखा है, तो वहां से जब वो पोजीशन कट करना चालू करेंगे, मतलब वो पोजीशन कम करना चालू करेंगे, तो कम से कम 80% पोजीशन अगर बनी है MWPL का, या तो उससे कम 80% है, तो 80% से कम अगर पोजीशन MWPL से अगर ओपन कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में, तो हम बोलेंगे कि इसको फिर वापस अनबैन कर देंगे उसमें। मतलब अगर 102% अगर सपोज दैट पोजीशन बना था MWPL का और तब वो बैन में गया, तो कम से कम 22% माल बिकेंगे लोग, बेचेंगे लोग, तो वो अनबैन में आएगा। मतलब इतना मार्केट में डाउन सेलिंग आने वाला है, ये आपको पहले से समझ में आता है इसको, तब जाके वो बैंड में से निकलता है, अदरवाइज वो बैंड में से निकलता ही नहीं। पॉइंट समझ में आया है क्या? हेलो। ओके, तो ये बैन और अनबैन का इसका बेनिफिट ऐसा हम निकाल सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ट्रेंडी मार्केट हो जाता है वो उस कंपनी में, ठीक है, और वही कंपनी उसमें रहती है सपोज दैट कि जिसमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है, मतलब बहुत वोलेटाइल स्टॉक रहते हैं, वो आइडेंटिफाई करने का ये एक तरीका हो सकता है
कि उसमें जिसका MWPL के नजदीक नजदीक जा रहे हैं, मतलब वो एक तरफ भाग रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट जो रहते हैं ना, एक्चुअली वो ओपन इंटरेस्ट मतलब यही सर, MWPL, उसका अलग नाम सब थोड़े टाइम के लिए। ओके, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या? ओपन इंटरेस्ट मतलब खुले सौदे, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के, ठीक है। और वो कितने परसेंट है वो MWPL से पता चलता है, 95% ऐसा रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये MWPL आपको समझ में आ गया होगा। और कोई स्टॉक बैन में कब जाता है या तो बैन में से कब निकलता है, ये चीज भी समझ में आ गई होगी। और ये सब कुछ जो काउंट करता है, वो जो वैल्यू खुला सौदा जो है, वो इंट्राडे का नहीं काउंट होता है कभी भी, वो सिर्फ डिलीवरी जो कैरी करते हैं वही क्या काउंट होगा। क्लियर है क्या? यस। ओके। अभी हम जो कंडीशन देख रहे थे क्या, कि कोई एक XYZ कंपनी है, उसका फ्यूचर कब चालू होगा। तो पहला कंडीशन क्या बताया कि कम से कम 500 पहले टॉप 500 कंपनी का उसका मार्केट कैप होना चाहिए, जो लिस्टेड स्टॉक है उसमें से इंडिया के। दूसरा क्या होगा कि कम से कम उसका एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है, ओके, वो पहले 500 कंपनी में आना चाहिए, मतलब टॉप 500 में आना चाहिए। और वो कंपनी का MWPL 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मैंने बताया। अभी वापस एक कंडीशन है, हेलो, उसका हेलो। वो जो कंपनी जिसको फ्यूचर में ट्रेडिंग चालू करना है, उसका रोज सर। का, ओके, उसका रोज का कम से कम 10 करोड़ का ट्रेडेड वैल्यू चाहिए, रोज का, डेली का, कम से कम पिछले 6 महीने से। अभी ट्रेडर वैल्यू मतलब अभी 10 बजे बाय किया, 11 बजे सेल किया, ऐसा नहीं, जो कैरी होता है। तो मतलब 10 करोड़ का नया लोग माल बाय करेंगे और उसको होल्ड करेंगे लोग, और 2 दिन 4 दिन 15 दिन में बेचेंगे तो वापस नया, मतलब रोज का नया नया पोजीशन है। तो क्या होता है कि उसमें अगर कोई इक्विटी खरीदना ही नहीं चाहता वो कंपनी का, समझ, कोई कंपनी है उसमें से, उसको फ्यूचर में एंट्री करवाने के लिए प्रमोटर ने किसी के पास पैसा दे दिया है, और उसको बोलेंगे भाई तू सिर्फ रोज 10 करोड़ का माल लिया कर और बेच दिया कर, बाय लिया कर, बेच 6 महीना कर ले भाई। और इस ऐसा मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ का माल लेना है और उसको रखना है, रोज नया नया 10 करोड़ का माल लेंगे, और बाद में दूसरे दिन, 2 दिन 4 दिन के बाद, मतलब रोज 10 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ का वैल्यू का उसमें नया कैरी होना चाहिए बाय इक्विटी में। अब इक्विटी में कैरी तो बाय साइड में ही होता है ना, शॉर्ट सेल तो कैरी होता ही नहीं इक्विटी का। मतलब रोज का उसका कैरी का वैल्यू 10 करोड़ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर, ये चारों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाइड करता है, तो ही वो पर्टिकुलर कंपनी में फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है। अभी आप बताओ कि जो कंपनी का फ्यूचर ट्रेड चल रहा है, तो कंपनी कितनी मुश्किल दौर से निकल के कितना कंडीशन सेटिस्फाई करके वो आती है। तो आपको ये जो जितने भी फ्यूचर स्टॉक है सर, इसको ही ट्रैक कर लो, इसमें ही देख लो, और इसके ज्यादा बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। इतना ही सबसे मतलब मार्केट का कोर है ये सब कुछ। और मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, सपोज जो निफ्टी 50 के 50 कंपनी है ना, उसका एक्चुअली टोटल मार्केट कैप का 65% कैप, मार्केट कैप तो ये 50 कंपनी का ही है। और बचे हुए सपोज अगर जितने फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं 200 210, उसका सबका काउंट कर लेंगे तो टोटल इंडियन मार्केट का जो वैल्यू है, मार्केट कैप है सपोज दैट, उसका 95 to 97% तो इन्हीं का है, और फिर बाकी सब बचते 2-3-4% में। तो कोई क्या बोलते सर 7,500 मार्केट लिस्टेड स्टॉक है, तो फिर हम इतना मार्केट, मैं तो बोल रही 200 कंपनी रोज देख लो, इससे ज्यादा और देखना नहीं, और बहुत ज्यादा ज्यादा भी देखना है तो मतलब आप ये फ्यूचर का अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप कुछ देख रहे हो, कुछ सोचना है, तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो फ्यूचर में ट्रेड उसमें आ गया, कि वो बहुत चीज सेटिस्फाइड करके आती है, ऐसे ही उसको फ्यूचर में एंट्री नहीं मिलता है। ठीक है। ओके। अभी कोई कंपनी को फ्यूचर में एंट्री करने के लिए मैंने कंडीशन तो दे दिया, ठीक है। अभी सवाल आता है कि सर इसी में से देखो ये 200 कंपनी है, उसमें से कोई 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में है, बराबर है ना। ओके, तो निफ्टी 50 में कौन सा कंपनी रहेगा? अभी ये जो फ्यूचर में ट्रेड आए कंपनी आई है, उसमें से जो टॉप के 50 कंपनी रहेंगी वो आएंगी। लेकिन से एग्जांपल टॉप के MWPL, जो समझ MWPL सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, फिर 2 नंबर, ऐसे 50 कंपनी आ जाएंगी। अभी बात करो सपोज दैट कोई 50 नंबर पे 1 से 50 कंपनी आ गई है, निफ्टी 50 का वो हिस्सा बन गए हैं। अभी सवाल आता है कि जो 51 पे खड़ा है वो निफ्टी 50 में कब आएगा? समझ में आ रहा है?
तो अगर उसको अगर वापस निफ्टी 50 में एंट्री करवाना है और जो ऑलरेडी 50 में से उसमें से किसी एक को बाहर फेंकना है, तो वो कब एंट्री कर सकता है? जो 51 नंबर पे उसका MWPL है उसका, और 50 नंबर पे जो कंपनी है उसका MWPL, समझ 50 नंबर का कंपनी है उसका MWPL समझ 500 करोड़ है, मिनिमम तो उतना होना चाहिए तो ही फ्यूचर में वो एंट्री करेगा। तो सपोज दैट से एग्जांपल 1000 करोड़ बात करते हैं, तो अगर 51 नंबर का जो कंपनी है उसका MWPL ये जो 50 नंबर का कंपनी है उससे 1.5 गुना होना चाहिए। अगर वो 1.5 गुना हो जाता है तो 50 नंबर की कंपनी को बाहर फेंक देगा और 51 नंबर का कंपनी अंदर आ जाएगा 50 में, निफ्टी 50 में एंट्री कर लेगा वो। मतलब उसका MWPL बढ़ना चाहिए। कोई कंपनी का MWPL का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब वो कंपनी अच्छा कर रही है, बहुत सी चीजें, उसका वैल्यूएशन, उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है तो फ्री फ्लोट का जो शेयर्स है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो इसीलिए तो उसका MWPL बढ़ेगा ना। सपोज से एग्जांपल जैसे से हम बात करते हैं TCS की बात करो, सपोज थोड़े टाइम पहले कि 20 साल पहले उसका वैल्यूएशन कितना था, से एग्जांपल 20,000 करोड़ था, उसके बाद बढ़ा 2 लाख करोड़ तक गया, आज के डेट में 11 लाख करोड़ का TCS का वैल्यूएशन है। तो तब उस टाइम पे सपोज उसका 500 करोड़ का अगर MWPL होगा तो उतने टाइम में इसका भी तो बढ़ेगा ना, MWPL भी बढ़ेगा ना, जैसे उसका मार्केट कैप बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? ओके, तो इस हिसाब से वो टॉप 50 कंपनी निकलती है। इसलिए मैं जैसे इससे पहले भी मैं बहुत बार सेमिनार में, ट्रेनिंग में, हर जगह पे, या तो जब भी आप मेरे से बात करते होंगे तो मैं हमेशा बोलता था कि सर निफ्टी 50 के 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी उठाओ। लेकिन पब्लिक को क्या लगता था, सर ऐसा कुछ एक बोलने के लिए बोल रहे। एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे का ये सब कुछ हिस्ट्री सर, इसमें कोई कंपनी आएगा तो इतना वो मगजमारी करके इतना सब कुछ सेटिस्फाइड करने के बाद उसको एंट्री मिलता है। और आपको और क्या चाहिए दूसरे कंपनी में से, बताओ? हाँ, बाकी कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप वगैरह, इसमें होता है कि भाई 10 रुपए का शेयर 20 रुपए हो गया, लेकिन वो उसमें तकलीफ क्या है पता है सर कि, और इसमें एक रहता है सिग्मा वैल्यू रहता है 25 लाख का होना चाहिए, एक पांचवा कंडीशन रहता है। वो सिग्मा वैल्यू मतलब क्या कि सपोज दैट आप अभी छोटे छोटे इन्वेस्टर 10 लाख 5 लाख 20 लाख का हम मान लेंगे तो हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन जो FI रहता है, जो DI रहता है, उसका तो तकलीफ क्या रहता है कि उसको 10,000 करोड़ का माल लेना है और बेचना है। अगर उसको 25 लाख क्वांटिटी लेना है और बेचना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जब वो माल ले रहा है और जब बेच रहा है तो बिकना भी चाहिए और लेते भी आना चाहिए, जब लेना है तो जितना क्वांटिटी चाहिए उतना। सही है? ये पांचवा कंडीशन रहता है कि उसका सिग्मा वैल्यू 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 25 लाख शेयर्स भी अगर कोई बंदा टाइम पे बेच रहा है तो 0.5%, 0.5 कॉस्ट कैरी रहता है, वो 0.5 मतलब आधे % के डिफरेंस में वो माल बिकना चाहिए उसका। अगर 10% मार्केट ऊपर गया है तो अगर वो इतना भी माल बेचेगा, 25 लाख शेयर भी बेचेगा, तो आधा टक्का से ज्यादा नहीं मार्केट गिरेगा। ये उसका सिग्मा वैल्यू रहते हैं, सिग्मा वैल्यू इसको बोलते हैं। तो मतलब इतना वो स्ट्रांग रहता है सर। मार्केट में कोई एक बंदा आके बेचने लग गया मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये फ्यूचर के स्टॉक इतने स्ट्रांग रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे मैनिपुलेशन क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन ही ये है कि इसमें एंट्री आने के लिए तकलीफ है, और इतना अगर वो सेटिस्फाइड करके आएगा तो ही उसको फ्यूचर में लाते हैं, और तो उसके बाद वो निफ्टी 50 में आते हैं, उसके 50 एंट्री जो टॉप रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है? अभी आपको किसी को मैं बोल रहा था, कब से मैं बोल रहा था कि कोई भी कंपनी अगर है सपोज दैट उसको मतलब टॉप 500 कंपनी, उसका मार्केट कैप जो पहले 500 कंपनी का होना चाहिए। इसका इनडायरेक्टली क्या रूल है, ये NSE में या तो BSE में, जहां पे भी सपोज दैट 500 फ्यूचर स्टॉक से ज्यादा फ्यूचर स्टॉक हो ही नहीं सकते। बराबर है ना? अगर हम बोल रहे हैं कि 500 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाले स्टॉक, उसमें से कोई एक बनेगा, मतलब पहले 500 बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, 501 वाले का तो नंबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और आज तक अगर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 300 350 स्टॉक फ्यूचर के बने थे एक टाइम में। अभी उसके बाद उसमें भी 100 150 और निकल गए। अभी तो जितने बचे 200 110 120 बचे होंगे मैक्सिमम, सॉरी 200 210 बचे होंगे, बस इतने ही है। इस हिसाब से वो कम भी हो सकता है कभी, और 4 मतलब एक 5-6 महीने पहले की या तो 2 साल पहले की बात करेंगे तो 160 170 थे। तो वो एंट्री करने के लिए हमेशा एंट्री करने की कोशिश करते हैं लोग, और जैसे वो बाहर गया मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होगी, इसलिए वो बाहर जाएगा, ऐसा रहता है। समझ में आ गया है? और इसलिए मैं वो 200 स्टॉक क्यों नहीं बोलता कि जो नीचे के 50 है शायद उसमें कुछ
सेटिस्फाइड, वो मतलब बॉर्डर पे आके वो एंट्री कर गए, वो वापिस वो बाहर चले जाएंगे सपोज। लेकिन जो टॉप 50 है या तो टॉप 100 है, वो तो नहीं निकलेंगे ना सर। सही है। तो अगर किसी को मार्केट पे पूरा फोकस करना है, मार्केट को अच्छे से पूरा पूरा, अगर हम बोलते हैं मैं मुझे पूरा मार्केट अंडरस्टैंड करना है, तो 100 कंपनी में पूरा वॉच करो, 100 कंपनी से ज्यादा तो उसको देखना भी नहीं है। ठीक है क्या? यस, ओके। ओके, मतलब अभी मार्केट को क्लियर करो, इतना ही देखना है, इतना ही, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है। कंडीशन क्लियर है सबको? यस। इसको नोट डाउन करने की जरूरत है किसी को? नहीं। वो फ्री फ्लोट समझ में आ गया ना सबको? जो फ्री फ्लोट बोला हाँ था, सर। फ्री फ्लोट क्या होता है समझ में आ गया? अभी इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हेलो, नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है? ओके। अभी ये हो सकता है, देखो ये होता है फ्यूचर, अभी ऑप्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये होता है फ्यूचर। इस हिसाब से कोई कंपनी फ्यूचर में एंट्री करती है, उसका एक्सपायरी डेट आपको पता है, एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, ये सब कुछ क्लियर है सबको, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। कल के और आज के दोनों के सेशन के मिला के किसी को मुझे नहीं लगता कुछ डाउट बचा होगा। सही है? नहीं सर। ओके। अभी बात आती है एक चीज की इम्पोर्टेंट, क्या कि सपोज से एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, कोई भी सपोज ये रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस फ्यूचर की बात कर लो सपोज, ठीक है? क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो दिखते हैं या तो इंट्राडे में, कोणाला तरी माईक चालू डिस्टर्ब व्हायला. सर माइक म्यूट कर लो प्लीज। क्या है, मैं देखो डोंट अलाउ कर दूंगा तो फिर आप अनम्यूट भी नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा म्यूट रखो प्लीज। हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था कि से एग्जांपल हमने ये कोई तो भी प्राइस है, यहाँ पे जो रेट चल रहा है हम बात कर लेते हैं सपोज दैट, या तो कोई शॉर्ट सेल, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट सेल का भी आपको अंडर, अभी फ्यूचर में काम करें तो शॉर्ट सेल भी आपको दिमाग में लेना चालू करो अभी आप, ठीक है? क्योंकि नए लोग रहेंगे तो समझ में नहीं आता कि क्या है। मैं अभी एक ओरली समझने के लिए बोलता हूँ कि 2200 के रेट पे आपने रिलायंस के फ्यूचर को एक लॉट शॉर्ट सेल किया था, सेल किया था। मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर भी डाल के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके, तो मैंने रेट क्या बोला, 2200 के रेट पे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है? तो ये हमने जो पहला ट्रेनिंग लिया रहेगा सपोज अपने इंट्राडे का वगैरह, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया, ये प्रोडक्ट टाइप कैसे लेते हैं, ऑर्डर टाइप क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब कुछ बताया होगा। इंट्राडे लेना तो इंट्राडे, डिलीवरी लेना तो डिलीवरी रखो, या तो यहाँ पे MIS आएगा या तो NRML आएगा ऑर्डर में, ठीक है? मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, इंट्राडे के लिए लेना है कि होल्ड करने के लिए लेना है? समझ में आ रहा है क्या? अगर फ्यूचर में आपको बाय या तो सेल करना है और वो इंट्राडे का पोजीशन अगर लेना है, तो वहां पे या तो ऐसे इंट्राडे लिख के आएगा, कोई ब्रोकर जो है जैसे जीरोधा हो सकता है, अपस्टॉक हो सकता है, बाकी सब रहेगा, तो इसमें इंट्राडे लिख के आता है प्रोडक्ट टाइप में, तो इंट्राडे रखेंगे। या तो अगर इंट्राडे नहीं रहेगा तो बाकी ब्रोकर में क्या लिख के आएगा, MIS लिख के आएगा। ओके, MIS लिखेंगे लेंगे, या तो फिर डिलीवरी रहेगा या तो NRML रहेगा, नॉर्मल पोजीशन, मतलब उसको होल्ड करना है। अगर अभी मैं पूछूं कि सपोज रिलायंस को अगर मैंने यहाँ पे पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड लिया, तो उसको मैक्सिमम में कब तक रख सकता हूँ, 25 मार्च तक रख सकता हूँ। समझ में आया सबको? यस यस। ठीक है। सपोज से एग्जांपल मैंने 2200 के रेट पे रिलायंस को शॉर्ट कर दिया है। ओके, 2200 के रेट पे सपोज दैट मैंने रिलायंस को शॉर्ट कर दिया है। ओके हाँ सर। ओके, तो अभी आप बताओ कि ये जो भी एक लॉट लेना है, ओके, तो 250 इंटू 2200 रुपए सपोज है, ठीक है? 2200 रेट, दोनों का इंटू मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उतना वैल्यू का सपोज है आपको वो लॉट का साइज, मतलब रियल वैल्यू पता चला, उसका 10% या तो 8% अमाउंट हमें देना रहेगा। से एग्जांपल नॉर्मली रफली हम बात करते हैं कि इसका दोनों का इंटू मतलब 250 इंटू 2200 करेंगे, तो नॉर्मली हम बात करते हैं सपोज दैट कि 10-12 लाख 15 लाख रुपए कुछ तो भी आएगा। कैलकुलेशन के लिए इजी होना चाहिए, सपोज 10 लाख रुपए आया,
तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख 1 लाख रुपीस। अगर 1 लाख रुपीस आपके पास है तो आप इसका एक लॉट डिलीवरी कैरी कर सकते हैं। वो बाय के लिए भी उतना ही मार्जिन लगेगा, सेल के लिए भी उतना ही मार्जिन लगेगा। ठीक है, अभी देखो 2200 पे मैंने सेल किया, ओके, मार्केट नीचे नीचे गया और हम बोलते 2150 पे गया, 50 रुपए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना आएगा? 250 मल्टीपल 50 ओके, 250 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50 पॉइंट नीचे आ गया था मार्केट। 2200 से 200 2150 आया, मतलब कितना है? 50 पॉइंट नीचे आ गया। या तो चलो ठीक है 2100 पकड़ो, 2200 से सीधा 2100 आ गया, तो कितना नीचे आएगा? 100 रुपए नीचे आएगा, मतलब 100 रुपए प्रॉफिट है। तो 100 इंटू 250 कितना हो गया? 25,000 25,000। अभी देखो कोई बोलेगा वो आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिलायंस की हम बात करेंगे, एक एक दो दो दिन में उतना 50 रुपए इधर उधर तो होता ही है, और 250 का लॉट है। सपोज दैट आपने आज ट्रेड लिया था, 2 दिन में 100 रुपए आपको प्रॉफिट दिखा, मतलब 25 रुपए प्रॉफिट दिखा, तो आपको प्रॉफिट कितना आया? 25,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख रुपीज, सही है। रिटर्न कितना हो गया? 25%। यही तो स्ट्रेंथ है फ्यूचर का, समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग ज्यादा फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। एक्चुअली 25 रुपए आपने कौन से अमाउंट पे कमाया है? 10 लाख पे कमाया है। एक्चुअली रियल वैल्यू तो 10 लाख का था ना, उन्होंने आपसे टोकन अमाउंट लिया था 1 लाख रुपया, और उसके बेसिस पे जो प्लस माइनस होगा वो आपको रोज का रोज देना है। अगर सपोज दैट वहां से अगर रोज 10 रुपए नीचे आए तो 10 रुपए आपको प्रॉफिट भी आने वाला था, ऊपर जाता तो आपको लॉस भी रहता शॉर्ट किया है तो। ठीक है, इसको डेली से डेली। लेकिन आपने सिर्फ लाख रुपए का माल लिया था, लाख रुपए दे के आपने, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ लाख रुपए यूज हुआ, और उस पे आपको 25% रिटर्न आ गया, 25,000 रुपए आ गए। मतलब आपको क्या, अरे 25% एक दिन का या 2 दिन या 3 दिन का रिटर्न है। और यही चीज पब्लिक को अट्रैक्ट करती है फ्यूचर में। सिर्फ हम क्या देखते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये देख के फ्यूचर में एंट्री करते हैं। सही है, 10,000 बस 15,000 इंट्राडे में भी काम करेंगे, 2 दिन 4 दिन, मतलब 2 घंटे 3 घंटे में आपको 5,000 7,000 10,000 प्रॉफिट दिखता है या तो जाता है। तो आपको वही समझना है कि अगर फ्यूचर में आपको काम करना है तो आपको ये चीज समझेंगे कि यहाँ पे रिटर्न तो क्या, आपको मैं बोलता हूं महीने में पैसा डबल होता है, ओके, लेकिन उतना ही रिस्क भी है। अगर ये चीज लेके नहीं बैठेंगे, ये समझेंगे नहीं मार्केट में रिस्क क्या है हमारा, जब तक रिस्क नहीं समझेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं लेंगे। नहीं तो क्या होता है, ये नीचे आता है, जैसे सब 25,000, जैसे नीचे आएगा 10 20 25 पॉइंट, अरे 5,000 दिख रहा है, आप 5,000 रुपए लेके निकल जाते हो। लेकिन अगर उल्टा जाता है तो फिर 25 रुपए लेके जाता है, और 25 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है फ्यूचर के लिए, समझो आप पहले। सही है, तो अगर कोई किसी को स्टॉक फ्यूचर में काम करना है तो ये चीज अंडरस्टैंड करके काम करना है कि भाई अपने पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, लेकिन आप एक्चुअली आपने माल 10 लाख का लिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रॉफिट आ रहा है, तो वो चीज का एटीट्यूड आपको चेंज करने में ये इसका हेल्प होगा। समझ में आ रहा है क्या? M2M कितना प्रॉफिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उससे आपको ऐसा नहीं होना है कि भाई मुझे, मैं बहुत कुछ कमा ले रहा हूँ या तो मुझे मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ये भी नहीं सोचना है। सब यहाँ से अगर उल्टा भी जाता 50 रुपए तो 12,500 रुपए लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है कि आपको आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये लॉट है, ये 1 रुपए इधर उधर होगा तो 250 रुपए कम ज्यादा होने वाला है, ओके। और ये जब आपके दिमाग में क्लियर रहेगा तो आप फ्यूचर में पोजीशन होल्ड कर सकते हो। नहीं तो वो 2 रुपया 5 रुपया हमेशा मार्केट ऊपर नीचे होता है, 2,000 रुपये ज्यादा बढ़ रहा था, अरे 10 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, अभी 5,000 बचा है, अगले 15-20 मिनट में वापस वो 10,000 रुपये हो जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड यही करना है कि यहाँ पे ये मार्केट का लॉट ही आपको ज्यादा लेना पड़ता है, और वो वैल्यू उस हिसाब से रहता है। और आप क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बड़ी मुश्किल से कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके 50,000 लाख रुपए लेके आते बैठते हैं, ओके, और फिर बोलते कि हम ट्रेड करेंगे, और उसमें क्या होता है कि आपने ये रिस्क का कभी सोचा ही नहीं होता है। और फ्यूचर ऑलवेज रिस्की है, ये समझो, इक्विटी कैश में रिस्क नहीं है। अगर आपने कोई कंपनी लेके रख दिया, वो कितना भी गिर रहा है, सपोज 500 रुपए में 2100 में लिया, 2200 में लिया, सपोज दैट वो 2,000 पे आ गया, एक शेयर कितना 200 रुपए ही कम होगा आपका। अगर 250 भी लिया है तो आपको कुछ पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि आपने पूरा पैसा दे के वो माल लिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, फ्यूचर में काम करेंगे तो आपको 250 क्वांटिटी मिल सकता है। लेकिन 1 लाख रुपया है, फ्यूचर में काम करेंगे, अगर इक्विटी कैश में काम करेंगे तो आपको 250 क्वांटिटी मिलेगा नहीं, आपको 50 क्वांटिटी मिलेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, तो फिर क्या होता है कि फ्यूचर में और पोजीशन बनने ही नहीं वाला है, आपके कैपिटल पे कभी भी और पोजीशन बनता नहीं फ्यूचर में, इसलिए आपको डर नहीं आता, या तो वहां पे लोग थोड़ा सा ज्यादा
पैसा कम मतलब पैसा आता है या तो हाँ नहीं चलो ठीक है आज नहीं तो कल निकलेगा भाई, ये एटीट्यूड वहां पे ले सकते हैं क्योंकि पूरा पैसा लेके बैठे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर सपोज यार यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया और मार्केट अगर 2200 का 2250 हो गया तो आज शाम को ही मुझे 50 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 50 इंटू 250 आज शाम को कट होगा। वापस वहां से मार्केट एक दिन के लिए वापस ऊपर गया, वापस 25-50 रुपए ऊपर चला गया, वापस पैसा देना है। लेकिन वो पैसा मेरे पास अगर नहीं रहेगा तो ब्रोकर क्या करेगा, आपका टॉप लॉस नहीं गया, आपको पता है नीचे ही आने वाला है, शायद 2 दिन के बाद वो नीचे भी आ जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ब्रोकर आपका क्या करता है, लाख रुपए में से वो 12-13 रुपए निकाल लेता है और बचे हुए आपको 87,000 रुपीज आपके अकाउंट में दे देता है और बोलता है कि भाई आपने पैसा नहीं दिया था रोज का सेटल करने के लिए, जो आपको टेम्पररी लॉस दिख रहा था इसलिए आपका सौदा कैंसिल हो गया, आप अपना बचा हुआ पैसा ले लो, और फिर मार्केट गिरता है नीचे। ये बहुत बार होता है लोगों के साथ। तो रिस्क ये समझना है कि सिर्फ ट्रेड लेने के लिए कितना अमाउंट लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप सपोज दैट आपने 2200 में खरीदा है तो उसका टॉप लॉस एग्जाम्पल आपने 2250 लगा के रखना है, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो सपोज दैट, मतलब कितना रिस्क है आपका 25,000 रुपीज, सही है। 1 लाख रुपए तो मार्जिन लेने के लिए लगेगा और एमटीएम सेटल कम से अगर टॉप लॉस भी जाता है तो 25,000 रुपए ऊपर से, मतलब 1,25,000 रुपए रहेगा तो पोजीशन ओपन करो आप, तब तक नहीं करना, ये दिमाग में रखना हमेशा। 5-10 रुपए देखो प्रॉफिट में आएगा तो वो तकलीफ नहीं, वो पैसा ऐसे ही अपना सेफ रहेगा, लेकिन हमेशा ज्यादा रखना है। ले रहे क्या? यस। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ेगा क्या सर? हाँ सर, ट्रेडिंग में क्योंकि वो शाम को कट होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 25,000। ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा रखना है, मतलब जो मार्जिन लगता है हमें पोजीशन वो लेने के लिए उससे ज्यादा रखना है। मतलब अच्छा, 25 ठीक। मतलब मैंने 25 काउंट करके दिया आपको, 25 मतलब मैंने काउंट करके दिया जो भी टॉप लॉस है। सपोज आप अगर हम ट्रेड लेते हैं तो कुछ ना कुछ टॉप लॉस दिमाग में लेते हैं ना, तो जो टॉप लॉस है मैक्सिमम उतना लॉस होगा तो उतना अमाउंट हमें सेफ साइड रख देना है। मतलब ब्रोकर अपना पोजीशन नहीं कट करेगा, जब हमें निकलना है तो ही हम निकलेंगे। तो फिर क्या होता है कि जो आपने एनालिसिस क्या होगा, जो आपने दिमाग लगाया है उतना पूरा पूरा हमें मार्केट में होल्ड करने को टाइम मिलता है। नहीं तो होता क्या है कि मार्जिन के इशू से पैसा कम था इसलिए हमें ट्रेड काटना पड़ता है और फिर मार्केट जाता है आपके डायरेक्शन में। मतलब एनालिसिस सब कुछ सही था, सब चीज सही थी, लेकिन जो चीज आज होने वाली थी आज ने होते हुए 2 दिन के बाद हुई, वही इसीलिए तो पोजीशन ट्रेड लेना है ना कि भाई मार्केट आज 2 दिन 3 दिन जब भी जाएगा जाएगा नीचे, ये आपको प्रिविलेज चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज रहती है कि अगर वो कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर आ रहा है तो उस टाइम पे अगर आपको पैसा देना पड़ेगा तो देते आना चाहिए। हाँ सर बोले, कुछ तो भी बोल रहे थे। सर अगर मैंने 10-12 प्रॉफिट लिया। क्या क्या? हेलो। हाँ सर। अगर मैंने 10-12 हजार डे में प्रॉफिट लिया और मैंने Correct. ट्रेड कट कर दिया, करेक्ट। तो बाद में मार्केट अगर ऊपर या नीचे चला गया समझो, तो बाद में मार्केट क्लोज होने के बाद फिर वो डिफरेंस काट लेते क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। सपोज से एग्जांपल आपने 2200 में शॉर्ट किया और जैसे 2180 आ गया, 20 रुपए आपको प्रॉफिट दिख रहा था, ओके, और आपने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। आपने शॉर्ट किया था भाई 2180 में, आपने बाय कर लिया तो आपका सौदा ही खत्म हो गया ना, ट्रेड खत्म हो गया आपका। हाँ ठीक। आपको सपोज आपने 10 बजे ये ट्रेड लिया था और 2 बजे आपने ये कर दिया, लिया था शॉर्ट किया था, बाय कर दिया 2 बजे, तो 2 बजे ही आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो उसके बाद वो उसका वो आपका अगर पोजीशन ओपन नहीं है तो वो फिर तकलीफ नहीं है आपको, वो प्रॉफिट आपका सिक्योर हो गया। ये बात मैं किसकी बोल रहा हूँ कि जो पोजीशन ओपन रखेंगे ना तो क्या होता है कि सपोज 2200 में हमने शॉर्ट किया, मार्केट 2180 आ गया तो 20 रुपए आपके अकाउंट में 3.5 के बाद आ जाएगा। आपने पोजीशन लाइव रखा है, ओपन रखा है तो भी पैसा क्रिएट होगा। और अगले दिन प्रॉफिट सपोज कहाँ से आएगा, 2180 पे आज क्लोज था ना, तो अगर वहां से मार्केट वापस नीचे गया 30 रुपया, तो अगले दिन 2200 से 30-50 रुपया नहीं आएगा, ऑलरेडी 20 रुपया दे दिया ना आपको कल ही, तो आज बचे हुए 30 रुपए देंगे, मतलब 2180 से आगे 30 रुपए आपको प्रॉफिट आएगा। और इसमें एक और गलती करते लोग, देखो आज 2200 में शॉर्ट किया था, कल मार्केट 2180 पे आ गया तो 20 रुपए आज हमारे अकाउंट में आ गया, ठीक है। लेकिन कल क्या हुआ, 2180 से मार्केट 2190 चला गया, तो क्या होगा, जो आपके अकाउंट में 20 दिया था वो 10 वापस ले लेंगे आपसे वो। सही है। ओके, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि अपना ट्रेड जब तक क्लोज नहीं होता है, वो जो अपने अकाउंट में पैसा आता है ना, वो मार्जिन हम तीसरी जगह पे यूज कर लेते हैं ट्रेड लेने के लिए।
तो ये कभी नहीं करना, क्योंकि क्या 2180 पे आज क्लोज है, तो कल अगर 70 60 मतलब 80 के नीचे क्लोज होता है तो आपके अकाउंट में पैसा ऐड ही होने वाला है। लेकिन वो रिट्रेसमेंट करके सपोज 5 रुपया 10 रुपया ऊपर क्लोज हुआ तो उतना पैसा वो वापस आपके अकाउंट में से काट लेंगे। इसको बोलते हैं डेली सेटलमेंट। हमेशा हमेशा अमाउंट ज्यादा रखना। हाँ, अमाउंट ज्यादा रखो, या तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना उसको भी खर्चा मत खर्चना नहीं है, कम से कम जब तक आप पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करते। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि 2200 का है, 2180 आ गया, 20 रुपए आपके अकाउंट में आ गया, ये आपके पैसा आपके पास तो आ गया है, लेकिन अगर मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर ऊपर वापस मार्केट जाता है तो उसमें से वापस वो आपसे ले लेंगे। मतलब ये पूरा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है अपना। जब वो ट्रेड खत्म करेंगे, ये जो शॉर्ट किया इसको जब मैं बाय करूंगा उस टाइम पे वो पूरा प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, उसके बाद कोई कट नहीं करेगा आपको। सपोज आज 20 रुपए नीचे आया था, मैंने पोजीशन लाइव रखा है, अभी ओपन है और 2190 आ गया तो मेरा 10 रुपए वापस वो ले लेंगे। लेकिन अगर मैंने पोजीशन खत्म कर दिया 2180 पे तो वापस उसके बाद 2190 भी आया तो भी वो वापस मेरे से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पोजीशन खत्म कर दिया ना वहां पे। बराबर। ओके, स्क्वायर अप अगर कर देंगे, जब तक आपका पोजीशन चालू है, लाइव पोजीशन है, जब तक आपको प्रॉफिट बढ़ेगा या तो कम होगा इसका गुंजाइश है, तब तक वो जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में भी आएगा उसको भी ऐसा रखो कि भाई ये पड़ा है ठीक है, अपना पहला पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं और उसके बाद फिर उसको दूसरी जगह पे यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए। देखो क्या होता है सर, 20-25 जब तक हम 1000 में बात करें तब तो बड़ी बात नहीं है। से एग्जांपल बात करो कि आपने निफ्टी में 100 लॉट का ट्रेड लिया है, ठीक है, मतलब अभी फ्यूचर की बात करें तो उस लेवल की ही बात करो, सब 100 लॉट का ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, मतलब सब उतना 7000 आपका मतलब 75 इंटू 100 7500 क्वांटिटी आपने ट्रेड लेके रखा हुआ है और 100 रुपया ऊपर चला गया तो उतना अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन दूसरे दिन मार्केट 50 रुपए वापस नीचे चला गया तो उतना वापस कट भी तो होगा, सही है। बराबर। हाँ, तो वो सब दिमाग में रखना है, और नहीं तो क्या होता है 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, हमें लगता है 10 लाख रुपए है मेरे पास और रिलायंस में ट्रेड मिला, रिलायंस में डाल दिया 10 लाख रुपए आया जो आपको, लेकिन दूसरे दिन उसमें से पोजीशन कट हो गया तो जो पास देना तो तकलीफ हो जाएगी ना आपको। तो ये चीज दिमाग में रखनी होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पोजीशन जब लेते हैं 2200 पे मैंने शॉर्ट किया तो उस दिन का प्रॉफिट मेरा 2200 से जितना मार्केट नीचे जाएगा वो मिलेगा। तो आज क्लोजिंग आ गया 2180 पे, तो कल का प्रॉफिट जो 2180 से नीचे जाएगा तो आएगा, और इस 2180 से ऊपर गया तो उतना लॉस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। सर ये तो बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है सर। नहीं सर, रिस्की तो नहीं है, देखो रिस्की तो नहीं है लेकिन विदाउट रिस्क नहीं है। देखो पैसा ज्यादा है ना सर, ओके, हम क्या कर रहे हैं कि 10 लाख का माल लाख रुपया दे के काम कर रहे हैं, सही है, तो रिस्की नहीं बोल सकती इसको। लेकिन हाँ एक है कि भाई इसमें आपको आपके टॉप लॉस सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, तो मतलब तब जाके ट्रेड करो। पहले इक्विटी में पूरा अच्छे से काम कर लो, उसके बाद इसमें एंट्री करो। तुरंत एंट्री करेंगे फिर अरे सर वो एक लॉट ऊपर चला गया, सर एक लॉट नीचे भाग गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, ये तकलीफ होती है लोगों की। लाख रुपए का 10 दिन भी नहीं बचता हो, लाख रुपए आपका 10 दिन में ही लाख रुपए जीरो हो जाता है, ठीक है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं लाख रुपए यहाँ पे। सर यही एग्जांपल दो 1 मिनट में निफ्टी पे दीजिए ना, जो अभी चलेगा। निफ्टी का 1 डे कैंडल लगा है ना, तो मुझे समझ निफ्टी में है, आएगा उनको भी। ये निफ्टी है, ओके। चलो इसका बाय का एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि 15,000 पे हमने इसको खरीदा है एक लॉट। मैं ऑर्डर का टाइप डाल देता हूँ यहाँ पे, लिमिट कुछ भी लिमिट डालो, ऐसे मार्केट हम नॉर्मली हम हमेशा ऑर्डर ये डालते हैं, ऐसे लिमिट डालते हैं, ठीक है। मैंने सपोज 15,000 के रेट पे इसको खरीदा, सर किसी का माइक प्लीज। सर माइक किसी का चालू है सर। और सर इसे 1 डे कैंडल में ही यूज करना है ना अपने को। सर क्या कैंडल का क्या संबंध है, मतलब कैंडल की बात कहाँ बोली मैंने, यहाँ पे हमने कुछ एनालिसिस किया ही नहीं, ये फ्यूचर सेगमेंट क्या उसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई कैंडल की बात नहीं है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कितने टाइप के रहते हैं, इंडेक्स फ्यूचर रहता है, स्टॉक फ्यूचर रहता है, करेंसी फ्यूचर रहता है, कमोडिटी फ्यूचर रहता है,
ओके, और वो आता कैसे है, उसका एक्सपायरी कैसे रहता है, उसमें क्या होता है, कब सीरीज चालू होता है, कब क्लोज होता है, कितने तक अगर कोई पोजीशन बना के रखा है तो उसको कब तक रख सकते हैं, ये सब कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने एनालिसिस किया ही नहीं कि भाई एनालिसिस करने के लिए आपने कौन सा 15 मिनट का कैंडल यूज करना है कि 1 घंटे का, नहीं, वो नहीं किया हुआ हमने। ठीक है, तो सपोज दैट से एग्जांपल विदाउट कुछ नॉलेज लॉजिक नहीं है, किसी ने कुछ टिप्स से देख लिया 15,000 पे खरीद लो, उसने खरीद लिया 75,000 75 क्वांटिटी सपोज दैट, और वहां से अगर 200 रुपए ऊपर जाके क्लोज हो गया मार्केट, तो क्या होगा कि उसको 75 इंटू 200 इतना अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी भी उसने पोजीशन खत्म नहीं किया है, आज बाय किया है, 200 रुपए प्रॉफिट है, 15 रुपए अकाउंट में आ गया। अगले दिन क्या होगा, 15,200 पे मार्केट का क्लोजिंग था, अभी मार्केट 15,200 से वापस अगले दिन 100 रुपए ऊपर गया और 15,300 पे क्लोज हुआ, वापस दूसरे दिन उसको 7,500 रुपए आ जाएगा। टोटल सपोज 21,500 उसके अकाउंट में आ गया। ठीक है, 22,500 आ गया। क्लियर है? अभी चौथे दिन क्या, उसने अभी भी पोजीशन क्लोज नहीं किया है। चौथे दिन क्या हुआ कि मार्केट वहां से सीधा 100 रुपए वापस नीचे आ गया, तो क्या होगा कि जो 22,500 आपके अकाउंट में आया था उसमें से वापस 7,500 वापस ले लेंगे आपको। समझ में आया क्या? मतलब चौथे दिन जो लॉस वो एक्चुअली लॉस नहीं है, जो हमें प्रॉफिट आया था उसमें से वो कम हुआ है। जैसे एक बात, आप इक्विटी कैश में ट्रेड लेते हो, सही है, सपोज दैट आपने 100 रुपए में कोई शेयर्स ले लिया है एक क्वांटिटी, और जाके ऊपर जाके 102 पे रुका है, तो 2 रुपए प्रॉफिट दिखता है। लेकिन इक्विटी कैश में तकलीफ क्या है कि वो 2 रुपए आपके अकाउंट में नहीं आता, सही ना, वो आपको नोशनल प्रॉफिट दिखता है कि भाई इतना आपने, एक शेयर्स का वैल्यू आपका 100 रुपए था, अभी 102 रुपए हो गया है। अगर आपको वो प्रॉफिट चाहिए तो उसको बेचना पड़ेगा, तो आपको कैश मिलेगी, सही है ना। कोई फिजिकल चीज अगर आप हमारे पास, जैसे एग्जांपल मेरे पास कोई कार है 10 लाख का, उसको वो 10 लाख का है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो कैश थोड़ी मेरे पास, उसको अगर मैं बेचूंगा तो उसका पैसा मुझे मिलेगा ना। वैसे ही अगर इक्विटी कैश का अगर कोई चीज मेरे पास है, 10 शेयर्स मेरे पास है 100 रुपए के भाव से, 1,000 रुपए का, अगर उसको बेचूंगा तो 1,000 रुपए मेरे पास आएगा। इक्विटी में ऐसी चीज होती है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि वो चीज, वो शेयर्स आपके पास आने ही नहीं वाले हैं, वो वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें प्राइस का ही डिफरेंस चल रहा है ना सब। जैसे ही प्राइस आपके, आपने जो डिसाइड किया, वो जो तय प्राइस आपने देखो फ्यूचर का जो डिफरेंशियल मैंने दिया था, उसमें जो प्राइस आपने लिया कि भाई 15,000 रुपए में खरीद रहा हूँ, और यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा कब तक, 25 मार्च के पहले पहले, तो 22 तो 10 रुपए ऊपर गया, 100 रुपए ऊपर गया, तो उतना पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आता रहता है। ओके, और आपने अगर उसको खत्म कर दिया, जैसे यहाँ पे बाय हुआ सपोज दैट, और 15,200 मार्केट चला गया, तो आपको क्या लगा, अरे बहुत हो गया, जान दो 15,200 पे हम बेच देते इसको, ठीक है, और सिर्फ बेच सेल कर देंगे इसको, और क्या उसको सबमिट कर दो। तो आपने क्या किया, 1500 में 15,000 में लिया था, 15,200 में बेच दिया, अभी ये 200 रुपए इंटू 75, 15,000 जो आपके अकाउंट में आया है वो वापस कभी नहीं जाएगा आपके अकाउंट, वो आपके अकाउंट में ही रहेगा अभी। ओके, चलेगा। तो ये आज तक किया है, कल हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो ट्रेड फाइंडर का यूज करके फ्यूचर में कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो चीज भी देख लेंगे कल हम, ठीक है। और फिर बच्चे अगर आधे घंटे में वो चीज हो जाती है तो फिर बचे हुए टाइम में ऑप्शन भी लेंगे हम उसके लिए, ठीक है। ओके, तो आज यहाँ पे हमने फ्यूचर क्या होता है, किस सब से वो वर्क होता है, क्या काम करना है, सब कुछ हमने देखा है। अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर के बारे में सबको पता चल गया होगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में अभी सेव कर रहा हूँ, थोड़े टाइम के बाद आपको